सो ये इन्वेस्टिगेशन जो है ये सारी मैंने लिख दी हैं, ठीक है, और किसमें क्या क्या फाइंडिंग मिलेगी ये भी मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम कराएंगे सीबीसी। सीबीसी के अंदर आपको पता है कि जब कोई भी इन्फेक्शन होता है तो डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी काउंट अगर आपको ग्रेटर देन 20 मिले या फिर लेस देन 4 मिले, ठीक है, तो दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ सीवियरिटी, ठीक है। उसके अलावा अक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमेशा से न्यूट्रोफिलिया होता है, न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ता है। तो आपको क्या मिलेगा, न्यूट्रोफिल काउंट ग्रेटर देन 15 मिलेगा, न्यूट्रोफिल काउंट इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। और एक अनयूजुअल सी फाइंडिंग जो कि कंसिस्टेंट है विद हेमोलिटिक एनीमिया, ठीक है, दैट इज कंसिस्टेंट विद माइकोप्लाज्मा। जब भी माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन होगा तो यू माइट फाइंड हेमोलिटिक एनीमिया वाली जो फाइंडिंग्स होती है सीबीसी के ऊपर वो आपको मिलेंगी, ठीक है। इसमें आपका हीमोग्लोबिन कम होता है और बाकी सारी जो भी फाइंडिंग्स होती हैं वो आपको पता ही है, ठीक है, वो सारी मिलेंगी। अब सेकंड है यूरियन इलेक्ट्रोलाइट्स। यूरियन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जब हम कराएंगे तो एक तो हमने कर्व स्कोर के लिए यूरिया कराना ही कराना है, ठीक है। उसके अलावा आपको इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको सोडियम डिक्रीज मिलेगा, इसका मतलब है किडनी जो है वो सोडियम लॉस हो रहा है बॉडी से, ठीक है। दिस इज अ मार्कर ऑफ सीवियरिटी। इसका मतलब है किडनी इन्वॉल्व हो रही है, किसी वजह से सोडियम बॉडी से लॉस हो रहा है, ठीक है, दैट इज अ मार्कर ऑफ सीवियरिटी। थर्ड हमारे पास है एलएफटीज। एलएफटीज जब हम कराएंगे, एलएफटीज यूजुअली नॉर्मल आने चाहिए, लेकिन अगर बेसल लंग लोब का न्यूमोनिया होगा, मतलब बेस वाली जो लिवर के पास लोब होती है उसमें अगर न्यूमोनिया होगा तो दैट मे कॉज एबनॉर्मल एलएफटीज, मतलब वो हेपेटाइटिस भी करा सकता है, ठीक है। तो अगर हेपेटाइटिस होगा तो ऑब्वियसली जो एलएफटीज में एएसटी एएलटी होते हैं वो डीरेंज हो जाएंगे। तो नॉर्मल एलएफटीज तब होंगे जब बेसल निमोनिया होगा, दैट विल बी एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस, ओके। सेकेंड हमारे पास है एल्ब्यूमिन। अगर एल्ब्यूमिन हमें डिक्रीज मिल रहा है इसका मतलब है कि लिवर जो है वो ठीक से एल्ब्यूमिन बना नहीं रहा, ठीक है। सो दैट ऑल्सो इंडिकेट्स एबनॉर्मल लिवर फंक्शंस, ठीक है। ईएसआर सीआरपी यू ऑलरेडी नो दीज आर द मार्कर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो ये इंक्रीज मिलेंगे, ठीक है। ब्लड कल्चर अगर हम कराएंगे, अगर ब्लड कल्चर के अंदर हमें बैक्टीरियमिया मिलता है, ठीक है, दैट इज अ मार्कर ऑफ सीवियरिटी, ठीक है। सो एबीजीज कराएंगे। एबीजीज हम सिर्फ तब कराते हैं जब ऑक्सीजन सेचुरेशन हमारी लेस देन 93% होती है। यूजुअली हमें ऑक्सीजन सेचुरेशन 92 से ऊपर रखनी होती है, ठीक है, लेकिन अगर लेस देन 92 या 93% जा रही है तो हमें उसमें एबीजीज कराने पड़ेंगे, नहीं टू चेक के पेशेंट जो है वो एसिडोसिस तो डेवलप नहीं कर रहा, ठीक है। और फिर हमें ये देखने के लिए टू असेस फॉर वेंटिलेटरी सपोर्ट, ठीक है, पेशेंट को वेंटिलेटर की नीड तो नहीं है, इस वजह से। सेवन स्प्यूटम एनालिसिस। स्प्यूटम हम लेंगे ग्राम स्टेन के लिए, कल्चर के लिए, सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, ये देखने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, कौन सी एंटीबायोटिक से पेशेंट सेंसिटिव है, ससेप्टेबल है, तो हम उसको वो स्टार्ट करें, ठीक है। 8 इज ओरोफेरेंजियल स्वैब। ओरोफेरेंजियल स्वैब हम सिर्फ तब कराते हैं जब एटिपिकल पैथोजेंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और उस स्वैब को लेकर हम उसका पीसीआर करते हैं टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। टू और आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, हम आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म करते हैं और फिर ड्रग थेरेपी टोटली उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट दी जाती है, ठीक है। नाइन्थ इज यूरिन। यूरिन जो है एग्जामिनेशन हम सिर्फ तब कराएंगे जब न्यूमोकोकल या फिर लियोजेनल एंटीजेंस होंगे, इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। उसके अलावा चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे पे मैंने बता दिया है आपको कि दो तरह के निमोनिया होते हैं, ब्रोंको होता है, एक लोबार होता है। ब्रोंको में आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रोंकियोल्स इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि वो स्कैटर्ड होते हैं, तो आपको स्कैटर्ड और पैची शेडोज मिलेंगे लंग्स के अंदर, ठीक है। जबकि लोबार निमोनिया के अंदर क्या होता है कि एक पूरी लोब इन्वॉल्व होती है, तो होमोजेनस कंसोलिडेशन मिलती है और उसके साथ में मिलता है एयर ब्रोंकोग्राम। एयर ब्रोंकोग्राम बेसिकली एक्सरे के अंदर एक फाइंडिंग होती है जिसमें क्या होता है कि इस तरह के आगे कंसोलिडेशन है, ठीक है, आगे वाइट पैची शेडोज हैं, उसके आगे ना इस तरह से डार्क ब्लैक कलर की लाइंस होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि एयर आती है यहाँ तक, ठीक है, आगे कंसोलिडेशन है, एयर कैन नॉट मूव फर्दर, क्योंकि एयर यहाँ पे आके इन जो ओपन ब्रोंकस होते हैं उनके आगे उनमें ट्रैप हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एयर ब्रोंकोग्राम्स, ठीक है। तो एक्सरे के ऊपर ये आपको एयर इंट्रैप्ड ब्रोंकस मिलेंगे, ठीक है, दैट इसको हम कहते हैं एयर ब्रोंकोग्राम्स मिलेंगे, ठीक है। और प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस हम सिर्फ तब कराएंगे अगर हमारे पास प्लूरल फ्लूइड इफ्यूजन है, ठीक है। अगर पेशेंट ने प्लूरल इफ्यूजन डेवलप कर लिया एज अ कॉम्प्लिकेशन या फिर पैरानिमोनिक इफ्यूजन डेवलप कर लिया, सो देन वी विल गो फॉर प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस, ओके। देन वी हैव मैनेजमेंट कॉम्प्लिकेशंस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ये अभी हम मैनेजमेंट भी कर लेते हैं इसकी। सो हेयर इज द मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, ठीक है। इसकी मैनेजमेंट हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस की पढ़ेंगे, एक सीवियर केसेस की पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक इजी सा तरीका लिख दिया जिस तरह इसको आप याद कर सकते हैं, वरना डेविडसन में बहुत अजीब सी लिखी हुई है, दैट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये मैंने लिखा हुआ है कि हम कब कब 2 ड्रग्स देते हैं, कब कब एक ड्रग देते हैं। सबसे पहला केस अनकॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, सिंपल सा पेशेंट है, सारे कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स हमें मिल रही है, कोई एटिपिकल फाइंडिंग नहीं है, ठीक है, और अक्यूट से हिस्ट्री है,
उसके अलावा कोई पेनिसिलिन एलर्जी वगैरह नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक एमोक्सिसिलिन से। एमोक्सिसिलिन देते हैं 500 mg इंटू 3 टाइम्स पर डे, ठीक है। ये मैंने जहाँ पे आईवी लिखा हुआ है सिर्फ वहाँ पे आईवी जानी है, वरना बाकी सारी ओरल देनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ड्रग हमारी फर्स्ट चॉइस होती है एमोक्सिसिलिन। अब सेकेंड चीज वहां पर आती है जहां पर अनकॉम्प्लिकेटेड सा केस है लेकिन पेशेंट इज एलर्जिक टू पेनिसिलिन, तो ऑब्वियसली एमोक्सिसिलिन इज अ पेनिसिलिन, तो हम वो नहीं दे सकते, ठीक है। तो सेकंड हम आते हैं, सेकंड चॉइस हमारे पास होती है उस टाइम मैक्रोलाइड्स, दैट इज क्लेरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लेरिथ्रोमाइसिन से। क्लेरिथ्रोमाइसिन हम कितनी देते हैं, 500 mg देते हैं 2 टाइम्स पर डे, ठीक है। और हमें कोई सेकंड ड्रग ऐड करने की नीड नहीं है बिकॉज दीज आर द सिंपल केसेस, ठीक है। अब थर्ड हम आते हैं स्टेफ ऑरियस, एक ऐसा केस जिसमें हमने स्टेफ ऑरियस को हमें कोई फाइंडिंग्स मिले या फिर हम उसको जो है वो सस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है कि हमें 2 ड्रग्स देनी पड़ती हैं, ठीक है। हम उसमें ऐड करते हैं, पहले तो हमारे पास क्लेरिथ्रोमाइसिन ही चलेगी ना, ठीक है। लेकिन फर्क क्या होता है कि क्लेरिथ्रोमाइसिन आप देते हैं, ऊपर हम दे रहे थे ओरल, ठीक है। लेकिन अब हम स्टेफ ऑरियस जहाँ पे सस्पेक्टेड हो गया तो वहां पे हमने दोनों ड्रग्स आईवी देनी है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। क्लेरिथ्रोमाइसिन देते हैं आईवी, उसकी डोज वही रहेगी लेकिन सिंपल डिफरेंस ये है कि वो आईवी जाएगी। और सेकंड हम उसमें जो ऐड होगी वो फ्लूक्लोक्सासिलिन ऐड होगी, ठीक है। वो भी आईवी जाएगी और वो कितनी होगी 1 to 2 ग्राम इंटू 4 टाइम्स पर डे, ओके। ये हमारे पास हो गया स्टेफ ऑरियस के लिए। और फोर्थ हमारे पास है माइकोप्लाज्मा या लेजोनेला, अगर सस्पेक्ट होता है या अगर हमें जो है कल्चर होता है या सस्पेक्ट होता है तो फिर हम उसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन तो देते ही देते हैं, डिपेंड करता है हम उसमें ओरल भी दे सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं, ठीक है। और साथ में हम ऐड करते हैं रिफैम्पिसिन। रिफैम्पिसिन इफ यू रिमेंबर इज एन एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग, ठीक है। इसको हम ऐड करते हैं और इसको हमने ऐड करना है मोस्ट सीवियर केसेस के अंदर और ये हमने देनी आईवी ही है, ठीक है। बाकी 600 mg इंटू 2 टाइम्स पर डे देनी है ये, ओके। सो दिस इज अबाउट अनकॉम्प्लिकेटेड। अब मैं बताती हूँ कॉम्प्लिकेटेड का क्या चक्कर है। कॉम्प्लिकेटेड के अंदर हम देंगे 3 ड्रग्स, ठीक है। हम उसमें 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और वो हम देते हैं कॉम्प्लिकेटेड केसेस के अंदर। अब उसमें 3 ड्रग्स क्या क्या होती हैं, एक आपके पास पेनिसिलिन होती है, 3 ड्रग कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर, ठीक है। 3 ड्रग्स होती हैं, कौन कौन सी, एक आपके पास होती है मैक्रोलाइड होती है, एक सेफेलोस्पोरिन होती है, एक पेनिसिलिन होती है, ठीक है। मैक्रोलाइड, you combine 3 different groups of antibiotics, cephalosporin plus penicillin, ओके। तो मैक्रोलाइड के अंदर हम जो यूज कर रहे थे मैक्रोलाइड वो यूज करेंगे क्लेरिथ्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। यहां पर हम यूज करेंगे क्लेरिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन, ओके। प्लस सेफेलोस्पोरिन में हमारे पास क्या होती है, सेफिक्जीम होती है, ओके। सॉरी सेफिक्जीम नहीं होती, सेफ्यूरोक्सीम होती है, सेफ्ट्राइक्सोन, ठीक है। और सेफ्यूरोक्सीम, सेफ्ट्राइक्सोन इज द 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। और पेनिसिलिन में हमारे पास क्या होती है, एमोक्सिसिलिन होती है, ओके। एमोक्सिसिलिन या फ्लूक्लोक्सिसिलिन होती है। तो ये हम कॉम्बिनेशन देते हैं, ये हम कॉम्प्लिकेशन देते हैं, कॉम्बिनेशन देते हैं फॉर सीवियर कॉम्प्लिकेटेड न्यूमोनिया, ओके। अब हमारे पास थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं जिसके अंदर हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस रह गई हैं इसकी, ठीक है। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस रह गया है और बाकी उसके अंदर जो हमने ट्रीटमेंट है, ठीक है। ट्रीटमेंट मैंने बाकी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट तो बता दी है, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन थेरेपी थी और वो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब उसकी स्टेप्स है ना, सबसे पहले मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास मैनेजमेंट स्टार्ट होती है ऑक्सीजन थेरेपी से। आपने 3 चीज़ें करनी है मैनेजमेंट में, ठीक है। पहले आपने दी है उसको ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी आपने किन पेशेंट्स को देनी है, उन पेशेंट्स को देनी है जो कि टेकिपनिक हो रहे हैं, ठीक है, मतलब जिनका रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा उन पेशेंट्स को देनी है जो कि एसिडोसिस के अंदर है, हाइपोटेंशन के अंदर है, या फिर आपके पास जिनका ये एसिडोसिस है, हाइपोटेंशन है, टेकिपनिक है, इन पेशेंट्स को हमने देनी है
हाई फ्लो ऑक्सीजन, हाई फ्लो ह्यूमिडिफाइड कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन। लेकिन एक चीज़ ये होती है कि हमें पहले ये रूल आउट करना होता है द पेशेंट इज नॉट हैविंग सीओपीडी, क्योंकि अगर पेशेंट को सीओपीडी हो तो फिर हम सीओपीडियन को कभी भी हाई फ्लो ऑक्सीजन नहीं दे सकते। क्यों? बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके ब्लड में होती है ना जमा, वही उसकी रेस्पिरेटरी ड्राइव को कंटिन्यू रखे हुए होती है। अगर हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी अगर हम उसे ऑक्सीजन ज़्यादा दे देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उसकी कम हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी तो उसकी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में चला जाता है पेशेंट, ठीक है, तो उसका नुकसान हो जाता है उल्टा। सो हमने पहले ये रूल आउट करना है द पेशेंट इज नॉट सीओपीडियन। जब हमें ये पता चल जाएगा हम उसके रिलेटिव से हिस्ट्री ले लेंगे, ठीक है, तो देन वी विल स्टार्ट विद, हमने उसको हाईली ह्यूमिडिफाइड हाई फ्लो ऑक्सीजन देनी है, ठीक है। अब फिर हमने उसकी सैचुरेशन चेक करनी है। अब अगर उसकी सैट्स ग्रेटर देन 8, उसकी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ग्रेटर देन 8 हो जाता है और उसकी जो सैट्स हैं वो ग्रेटर देन 93% है, दैट मीन्स इट्स ऑल फाइन, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट इनको मेंटेन नहीं करता आफ्टर गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी, तो सेकंड हमारे पास ऑप्शन क्या होता है? सेकंड हमारे पास ऑप्शन होता है सीपैप। सीपैप इज कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेशन, ठीक है। कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर की एक मशीन होती है, वो हम पेशेंट को लगा देते हैं, दैट हेल्प्स इन वेंटिलेशन, ठीक है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी सैट्स जो होती हैं, सैचुरेशन ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट की मेंटेन नहीं होती, सो देन वी विल हैव टू शिफ्ट द पेशेंट टू आईसीयू एंड गो फॉर मैकेनिकल वेंटिलेशन, ठीक है। फिर हमें मैकेनिकल वेंटिलेशन की नीड पड़ सकती है, ओके। तो ये था हमारे पास ऑक्सीजन का। सेकेंड फ्लूइड बैलेंस है। फ्लूइड बैलेंस हमने देखना है कि सीवियर इलनेस है, ठीक है, अगर ओल्डर पेशेंट्स हैं जो कि वॉमिट आउट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो उनको एडिक्वेट अमाउंट में फ्लूइड देना है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है एक पेशेंट है जो कि शॉक के अंदर आया है, ठीक है, तो उसको आइनोट्रोपिक सपोर्ट की भी नीड पड़ सकती है। आइनोट्रोपिक सपोर्ट में वो ड्रग्स होती हैं जो कि हार्ट के ऊपर एक्ट करती हैं और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करती हैं। दीज आर कॉल्ड आइनोट्रॉप्स, ठीक है। बाकी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट का मैंने आपको बता दिया है। देन वी हैव ट्रीटमेंट ऑफ प्लूरल पेन, ठीक है। प्लूरल पेन के लिए हम देते हैं पेशेंट को कभी कभी पैरासीटामोल, सिंपल एनसिड दे देते हैं, पैरासीटामोल दे देते हैं, ठीक है। बट ओपियोइड्स हम जो है नहीं देते। ओपियोइड्स क्यों नहीं देते? बिकॉज ओपियोइड्स लीड टू रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड ऑलरेडी पेशेंट की रेस्पिरेटरी ड्राइव इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि वो सैट्स उसकी ड्रॉप हो रही हैं और उसका जो लंग इन्फ्लेम्ड है, ठीक है, इन्फेक्शन हुआ हुआ है उसके अंदर, तो हम कभी भी अवॉइड करते हैं ओपियोइड्स लेना, ठीक है। मॉर्फिन, डोपामीन ये वाली अवॉइड करते हैं। हम पेशेंट को क्या देते हैं? हम पेशेंट को देते हैं सिंपल एनसेड्स, पैरासीटामोल, सिंपल एनाल्जेसिक्स, ओके। बाकी फिजियोथेरेपी है, ठीक है। बाकी प्रोग्नोसिस का मैंने बता दिया है कि मोस्ट पेशेंट जो होते हैं वो एंटीबायोटिक थेरेपी पे रिस्पॉन्ड कर लेते हैं, ठीक है। कुछ फीवर कुछ दिनों तक परसिस्ट करता है, ठीक है। चेस्ट एक्सरे कुछ टाइम, इवन चेस्ट एक्सरे में टेक्स मंथ्स, इवन डेज टू मंथ्स टू रिजॉल्व, ठीक है। जो चेस्ट एक्सरे की कंसोलिडेशन है उसको टाइम लग सकता है रिजॉल्व होने में, इवन मंथ्स लग सकते हैं, लेकिन पेशेंट कुछ दिनों बाद फीवर फ्री हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर रिकवरी नहीं हो रही, पेशेंट के सिम्टम्स अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं और जो है रिकवरी नहीं हो रही, इसका मतलब है कि पेशेंट हैज डेवलप्ड सम टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो फिर हमने उसकी कॉम्प्लिकेशन को देखना होगा कि उसने क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप की है, ठीक है। एक और बात कि निमोनिया में भी सेकेंडरी टू रिकरेंट एस्पिरेशंस, वही बात मैंने बताई, बेड, ये कॉमन होता है बेड रिडन पेशेंट्स के अंदर कि रिकरेंट एस्पिरेशन होती है और उसकी वजह से रिकरेंट निमोनिया उनको हो रहा होता है, ठीक है। तो ये वाली कॉज हमने रूल आउट करनी है। उसके अलावा बाकी जो है निमोनिया इज अ हाई मतलब निमोनिया इज अ मेजर किलर, ठीक है। 50% ऑफ अडल्ट अगर सीवियर निमोनिया के साथ आते हैं उनमें 50% डेथ्स होती हैं, ठीक है। तो हमने उसको अवॉइड करना है, उसकी टाइमली मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। बाकी आपने फॉलो अप पे पेशेंट को कब बुलाना है? आपने 6 वीक्स तक, 6 वीक्स के बाद फॉलो अप पे बुलाना है, ठीक है। बाकी जो है आपने उसका चेस्ट एक्सरे रिपीट कराना है 6 वीक्स के बाद एंड यू हैव टू कॉल द पेशेंट फॉर फॉलो अप, ओके। एंड प्रिवेंशन इसकी क्या है कि आपने जो है वो इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन करानी है, ठीक है। बिकॉज पेशेंट्स जो है जिनको हाई रिस्क ऑफ निमोनिया है, फॉर एग्जांपल जो कि ओवर 65 ईयर्स ऑफ एज हैं, या कोई क्रॉनिक इलनेस है, फॉर एग्जांपल लिवर, किडनी, या कोई इम्यूनोसप्रेशन है, डायबिटीज़ है, इनके अंदर आपने ज़्यादा प्रॉम्प्टली जो है वो इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल की वैक्सीनेशन करानी है, ठीक है। बाकी आपने मोड्स ऑफ स्प्रेड को अवॉइड करना है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को अवॉइड करना है, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास जो एक चीज़ रह गई है वो एक तो रह गया है कि हमने पेशेंट को आईसीयू में कब कब रेफर करना है, कब कब हमने उसको आईसीयू में रखना है। जब उसके स्कर्व 65 स्कोर ज़्यादा हो गया, मतलब उसका यूरीमिया हो गया या कोई उसको एसिडोसिस डेवलप किया हुआ है उसने, ठीक है, या फिर पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्ड टू ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है, या फिर जो है हाइपर कैपनिया है, ऑफ सर्कुलेटरी शॉक में जा रहा है पेशेंट
और कॉन्शियस लेवल डिक्रीज हो रहा है, डिलीरियम में जा रहा है, ठीक है। ये सारे आपको पता ही है कि ये सारे जो है ये मार्कर्स ऑफ सिवियरिटी हैं, तो दैट इंडिकेट्स पेशेंट आई प्रॉम्प्ट आईसीयू एडमिशन, ठीक है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, पल्मोनरी या प्लूरल टीबी आ सकता है, ठीक है। बाकी सारी लंग की जो अदर कंडीशन है, पल्मोनरी इन्फेक्शन हो गई, पल्मोनरी टीबी हो गया, ठीक है, पल्मोनरी इजनोफिलिया हो गया, मेलिग्नेंसी हो गई, ब्रोंकियोअल्वेलर सेल कार्सिनोमा इज आल्सो अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है, ओके। बाकी वी हैव क्रिप्टोजेनिक निमोनिया, ठीक है, जो कि एड्स वगैरह के अंदर कॉमन होता है, और उसके अलावा पल्मोनरी एडेमा हो गया, ठीक है। इन सब के अंदर पेशेंट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ के साथ प्रेजेंट करता है, लेकिन वही बात है कि जब हम डीडीज करते हैं तो हम डीडीज में से चीज़ों को एक्सक्लूड करते हैं, रूल आउट करते हैं, फिर हमें समझ आती है, ठीक है। तो डीडीज आपने याद रखनी है। बाकी थैंक यू सो मच। So this is all we have to discuss with for community acquired pneumonia. Next we will be discussing hospital acquired and the other types. Okay, thank you so much. Don't forget to subscribe my channel and like my videos. Thank you for your support.